Hello guys, welcome to my channel. So I am Kritan Jaiswal, your mathematics mentor. So good evening to all of you. तो हमने अभी जस्ट इंट्रो ही लिया है बाइनोमियल थ्योरम का. ऑलराइट, बहुत ज़्यादा आगे तक तो नहीं पहुंचे बट पहुंच जाएंगे एंड जल्दी जल्दी खत्म भी कर देंगे, नो प्रॉब्लम. तो यार लास्ट लेक्चर में तो बस इंट्रो दिया था और हम लोग अब हमारे अंदर इतना पावर आ गया है कि हमारे सामने अगर इस तरीके की कुछ कोई दे दे और इसकी पावर वो कुछ भी रख दे, हमें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. 55 की बात कर रहा था ना, तो 55 भी निकाल सकते हो आप. क्लियर है क्या? यहाँ पर अगर आपके सामने कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर x की जगह 2x हो, y की जगह 1/3 हो, कोई बात नहीं है. और अगर आपके सामने दे दिया गया कि भैया x की जो वैल्यू है वो बाद में आपको जो भी पुट करना है वो आप पुट कर दो, तो इसको आप सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी फिर बाद में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, मतलब ला सकते हो. अब आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, किसी का भी बहुत ज़्यादा पावर अगर आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं. ऑलराइट, तो अब क्या करना है वो समझो. जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक सीरीज बताया था उसको मैं एक बार ही और लिख देता हूँ. ऑलराइट, तो उसके बाद आप एक काम करो, उसको याद रख लेना. मैं क्या बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, याद करो. x प्लस ए होल टू दी पावर n, इसका एक्सपांसन, जो मैं उतना बड़ा सा लिखते हैं ना हम लोग, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन. आप बोल सकते हो एक्सपेंशन. ऑलराइट, इसका एक्सपेंशन मैंने कैसे लिखा बताया था. पावर n है ना, तो यहाँ n से ही स्टार्ट होता था, याद है क्या? n0 से स्टार्ट होता था. इनटू में क्या होता था, ये x है तो यहाँ x लिख दो. इसके पावर में क्या होता था, दिस माइनस दिस, तो n माइनस 0 इंटू फिर ये होता था a की पावर में क्या होता था, जो c के नीचे था, यहाँ को लेकर 0. इस तरीके से आप याद रख सकते हो. फिर मैं लिख रहा हूँ, फिर ध्यान देना, यहाँ पे इस तरीके का होता है, ध्यान से समझना. प्लस फिर यहाँ MC 0 नहीं, MC 1, 0 की बजाय अब क्या आ जाता है, M1 आ जाता है. और फिर से यहाँ पे x आता है, लेकिन अभी मैंने क्या बताया, x की पावर अब यहाँ पे क्या आएगा, n-1. क्लियर है क्या? ऑलराइट, और इनटू में क्या आता है ये समझो. इनटू में क्या आता है, इनटू में आपका आ जाएगा a होल टू द पावर व्हाट, जो c के नीचे लिखा होता है वही लिख देते हैं हम लोग, प्लस व्हाट, ऐसे ही डॉट 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 करती हुई जाएगा और लास्ट टर्म लिख देंगे NCN. और क्या आएगा, x टू द पावर व्हाट, दिस माइनस दिस, तो यहाँ आ जाएगा 0 इंटू a टू द पावर व्हाट, दिस n. तो ये तो मैंने पूरा एक्सपांशन लिख दिया ना. दिखा क्या, कैसे लिखेंगे, कैसे याद करेंगे, आई होप आपको क्लियर हो पा रहा होगा. ऑलराइट, क्या करना है, समझ में आया क्या? नहीं आया समझ में? अब आ जाएगा समझ में. तो ध्यान से देखो, अब हमें बात करना है कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में. तो एक काम करो, मेरे साथ लिखते चलो प्रॉपर्टीज. तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको. जो पहला प्रॉपर्टी है वो क्या है, पहला प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, अगर आपके सामने कभी भी आ जाए x प्लस वाई, और एक काम करता हूँ मैं भी वर्ड्स में लिखता हूँ, द नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ terms in the expansion x plus y whole to the power n. तो इसमें कितने टर्म्स होते थे, द नंबर ऑफ द टर्म्स इन द एक्सपांशन इज व्हाट, n प्लस 1. लेकिन ये तभी वैलिड है जब ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हों, 2. और एक चीज यहाँ पे और गौर करने वाली चीज, थोड़ा ध्यान देना. तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं x² का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, या फिर मैं आपसे अगर इस तरीके का दिया 3x, तो मैं आपसे पूछूं 3x का क्या है, 3x का कोएफिशिएंट है. ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे ये पूछूं तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसको आप केवल कोएफिशिएंट्स नहीं बोलते हो, इसे आप बोलते हो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स. क्या बोलते हो, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स. ये मतलब जो x का, और देखो ध्यान से सुनना, मेरी बात समझो. केवल यही नहीं, ये भी, इसके साथ साथ ये भी इंक्लूड होता है, ये और ये, इन दोनों को मिलाकर के आप क्या बोलते हो, बाइनोमियल कोएफिशिएंट. ऑलराइट, ये भी क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है. तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कहते हैं, लेकिन नॉर्मल भाषा में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट. क्यों? क्योंकि हम लोग बाइनोमियल पढ़ रहे हैं, नॉर्मल नहीं पढ़ रहे हैं. क्लियर है क्या? तो एक काम करो, ये पहला प्रॉपर्टी आप नोट करो,
नोट हो गया क्या? और एक चीज आप गौर कर सकते हो कि हर टर्म में अगर आप देखो, हर टर्म में अगर आप ये चीज देखो, तो मैं आपसे पूछूं जो x का पावर है और जो a का पावर है, उन दोनों का एडिशन हर बार कितना आ रहा है? तो आप ये गौर करोगे कि जितना पावर था वही आ रहा है। अगर मैं इसमें थर्ड टर्म लिखने की कोशिश करूं तो मैं क्या लिखता? यहाँ पे NC1, ये तो सेकेंड टर्म था, तो यहाँ पे NC2 इंटू एक्स टू दी पावर वॉट n-2 इंटू a टू दी पावर 2। क्लियर है क्या? तो अगर मैं आपसे पूछूं यार एक बात बता दो मुझे कि यहाँ पे जो x का पावर है और यहाँ पे जो a का पावर है, उन दोनों का अगर मैं समेशन करूंगा तो क्या मिलेगा? n-2 + 2, तो 2 और -2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली आ कितना जाएगा? n। तो ये एक और प्रॉपर्टी हमें मिलता है। अगर आपको नहीं बिलीव हो रहा तो एक बार और ही देखो इसको। अगर मैं इस वाले में देखूं x का पावर और a का पावर अगर दोनों को ऐड करूं n + 0 = व्हाट? n। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो क्या आएगा? n-1 है और क्या है? प्लस में 1 है, तो इसकी वैल्यू भी तो 1 आएगा ना। वैसा ही कुछ इसमें भी होगा, वैसा ही कुछ इसमें भी होगा। तो वही है सेकंड प्रॉपर्टी। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? और पावर को एक और नाम से बुलाया जाता है जिसका नाम है इंडाइसिस। इंडिसेस भी आप बोल सकते हो। एक काम करता हूँ, लिख के दिखाता हूँ आपको। इंडिसेस अच्छे से लिखते हैं, इंडिसेस या इंडाइस लिख दो। इंडाइस देखो, जो इंडाइस होता है ना, इंडाइस मतलब क्या? इंडाइस मतलब कुछ नहीं होता है, पावर होता है। ऑलराइट, the sum of powers of x and a is what? Is n. alright, तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं the sum of indices of x and a is n। क्लियर हुआ क्या? और एक चीज सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, और भी कुछ है जो कि आपका काम आ सकता है। एक काम करो, पहले उतना नोट करो, फिर उसके बाद हम और भी देखते हैं। इतना नोट कर लिया क्या? एक काम करता हूँ, ऊपर वाला टर्म थोड़ा मैं अब इसे इरेज करता हूँ, या फिर इरेज नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ऑलराइट, ओके, तो एक काम करता हूँ, मैं इसे ऊपर वाला भी इरेज ही कर दूं क्या? कर देते हैं इरेज ही। ऊपर वाला भी इरेज कर देते हैं। वैसे अभी काम लगने ही वाला था, इरेज तो नहीं करना चाहिए था मुझे, कोई नहीं, फिर से लिख लेंगे, जरूरत पड़ेगा तो। क्यों? हाँ, तो यहाँ पे जो थर्ड प्रॉपर्टी आता है ना, वो उसमें कहा ये जाता है कि जैसे हम लोग एपी या जीपी में जो पढ़ रहे थे, यार एक काम करो, आप बिगिनिंग से देखो और एंड से देखो, बिगिनिंग से देखो और एंड से देखो। बिगिनिंग से जितना टर्म चलो उतना ही टर्म अगर आप एंड से चल रहे हो, तो दोनों टर्म पर जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आता है वो सेम आता है। क्लियर है क्या? बात समझ में आई? और हाँ, वन मिस्टेक, मैंने जो अभी आपको बताया ना यार, यहाँ पे अगर NC1 है और इंटू में x इंटू में a कुछ भी और यहाँ पे कुछ भी है, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट केवल ये होता है, ये नहीं होता है। क्लियर है क्या? केवल इसको आप बोलते हो बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो अगर मैं आपको एग्जांपल लेकर के दिखाऊं, या फिर अभी तो मैं लिख ही दूंगा, या फिर आप लिख लेना, मैं बस आपको एज ए एग्जांपल का ट्रीट करके बताता हूँ। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले x + a होल टू द पावर n लिखा था ना, इसके लिए क्या लिखा था? NC0 x टू द पावर n इंटू a टू द पावर 0 प्लस व्हाट? NC1 इंटू x टू द पावर n-1 इंटू a टू द पावर 1 प्लस NC2 इंटू x टू द पावर n-2 इंटू व्हाट? इंटू व्हाट? a स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस करते करते डॉट डॉट आप जाओगे NCn इंटू x टू द पावर 0 इंटू a टू द पावर व्हाट? n। क्लियर है क्या? समझ में आई बात? तो अब मैं आपसे पूछूं, अगर मैं इधर से देख रहा हूं, यानी बिगिनिंग से झांकू अगर मैं, तो फर्स्ट टर्म तो ये है ना, ये क्या है? ये फर्स्ट टर्म है। लेकिन अगर वही काम मैं इधर से करूं तो मेरे लिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? तो अब मैं आपसे पूछूं, क्या इन दोनों जगह जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है वो बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर है। कैसे? यहाँ पे अगर NC0 का अगर आप कैलकुलेट करते हो तो उसकी भी वैल्यू 1 आती है, और यहाँ पे NCn को भी कैलकुलेट करोगे तो क्या आता है? 1 ही आता है। क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है? एक बार और सुन लो। ऑलराइट, कैसे बताऊं मैं? यहाँ पे सुनो,
अगर मैं इसको देखूं और इसके जस्ट पहले वाला लिखने की कोशिश करूं और फिर इन दोनों का बाइनोमियल कोएफिशिएंट मैं देखूं तो देखो अगर बराबर आ जाए तो हम लोग मान लेंगे ना इस बार तो मान लोगे ना। तो एक काम करते हैं इसके पहले वाला टर्म लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसके पहले वाला टर्म क्या होगा ये समझो एन सी एन माइनस वन होगा ऑलराइट। इनटू में व्हाट इनटू में क्या होगा एक्स टू द पावर दिस माइनस दिस होता है तो यहाँ एक्स टू द पावर वन हो जाएगा इंटू ए टू द पावर व्हाट दिस एन माइनस वन। एक काम करो थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है बट कोई नहीं, अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो आप समझ सकते हो ए टू द पावर व्हाट एन माइनस वन। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इधर से झांकोगे ना ये तो डॉट 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 करके आएगा तो आपके लिए सेकंड टर्म ये बनेगा दिखा क्या। इसको एक काम करता हूँ हटाता हूँ अदरवाइज ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। ये देखो ये किसकी तरह बिहेव करेगा सेकंड टर्म, लेकिन वही चीज अगर मैं लास्ट से झांकूं तो मेरे लिए सेकंड टर्म कौन है ये है। तो यहां से भी अगर आप देखोगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट दोनों बराबर होंगे कैसे NC1 है यहाँ और यहाँ पे क्या है NCN-1। एक और तरीका है जो कि आप जानते हो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है, अगर आपके सामने दिया हुआ है NCR तो वो NCN-R के बराबर होता है, याद है क्या। तो क्या ये चीज और ये चीज सेम लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, ध्यान से देखो NC R की जगह कौन है यहाँ वन है तो यहाँ NCN माइनस R की जगह कौन है वन है, यानी बिल्कुल करेक्ट है। ये चीज अगर आपको उस टाइम नहीं समझ में आई थी तो वही अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ से ले सकते हो कि देखो यहाँ पे NC जीरो है तो यहाँ पे क्या है NCN माइनस जीरो है, यहाँ पे R की तरह कौन बिहेव कर रहा है जीरो बिहेव कर रहा है, यानी कि ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं भी पता होता तो भी हम उस सक्षम थे कि हम कर पाते। क्लियर है क्या दिखा। ये तो बातें तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ये चीज, लेकिन इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि हाँ ये कहाँ से आया रियलिटी में। ऑलराइट तो अगर हमें ये एक्सपांशन पता है और हमें ये भी ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला यार फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर आप देखोगे तो वो बराबर होता है। अगर आप पहले टर्म से इक्विडिस्टेंट पर जाते हो और लास्ट टर्म से इक्विडिस्टेंट पर जाते हो तो दोनों का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। देखा क्या NC1 NCN-1। अगर अभी भी इसमें डाउट है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, देखोगे 100% बराबर ही आएगा। नहीं बिलीव होता तो आपके लिए मैं एक बार सॉल्व कर सकता हूँ नो प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं आपके लिए एक बार सॉल्व करते हैं। NC1 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होती है NC1 इसकी वैल्यू क्या होगी n फैक्टोरियल अपॉन व्हाट अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल। दिखा गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं NCN-1 को भी मैं लिखना चाहता हूं तो लिख लो ना। तो n फैक्टोरियल अपॉन व्हाट n माइनस दिस तो n माइनस n माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये क्या फैक्टोरियल लगा इंटू में व्हाट दिस तो ये कितना है n-1 इंटू फैक्टोरियल है। दिखा क्या दिखा या फिर नहीं दिखा। यहाँ से n से n कैंसिल और ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन वहां पे क्या है n-1 फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल। ध्यान से देखो यही है क्या, यही चीज तो हमने ऊपर भी लिखा है, यानी इसमें और इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है नहीं। तो एक प्रॉपर्टी और पता चला हमने, अगर हम किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारे सामने दिया और उधर से हम लोग अगर फर्स्ट टर्म से चले मतलब बिगिनिंग से चले या फिर एंड से चले और इक्विडिस्टेंट पर आए तो क्या होगा बताओ जल्दी। तो यार कुछ नहीं होगा, वो दोनों का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा वो बराबर होगा। ऑलराइट आई होप सो आपने इतनी बातें समझ में आ गई है। binomial coefficients are equal when we move from equidistant from end and beginning। लिख लो जल्दी, लिख लिया क्या। अब इसको लिखूंगा नहीं मैंने बोल दिया मुंह से, ठीक है। तो यहाँ से ये भी फॉर्मूला प्रूव हो गया कि चलो ठीक है भाई NCR जो है वो NCN-R के बराबर होता है। क्लियर है क्या। ऑलराइट और जो मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया कि x का जो पावर होता है और a का जो पावर होता है उसका समेशन कितना होता है,
जो पावर क्या बताया था मैंने आपको बोला था x प्लस ए होल टू द पावर n, और जब इसका एक्सपांशन आप करोगे तो x का पावर और a का पावर का जब एडिशन करोगे तो यही आता है। तो x और a रहता कौन है, ये रहता है, ये रहता है, क्लियर है क्या। तो अभी काम करते हैं, पहले आपको थोड़ा सा और थ्योरी बताते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पे आएंगे। देखो ध्यान से सुनना, आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस करना। अगर मैं आपसे पूछूं यार मुझे 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n का एक्सपांशन बता दो, तो आप मुझे क्या बताओगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं यार एक बात बताओ 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n है, उसका एक्सपांशन अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, लिख लोगे क्या कि नहीं लिख लोगे। लिख लेंगे भाई, क्यों नहीं लिख लेंगे, हमें आता है लिखने। हम जानते हैं जब हम इसको लिख सकते हैं तो इसको तो लिख ही सकते हो। इसको किस नजर से देखोगे आप, इसको x की नजर से देखो और इसको a की नजर से देखो ना, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मुझे पता है n c 0 से स्टार्ट होगा, पावर n है तो यहाँ पे भी n होगा, इनटू में x होता था, तो x की जगह कौन है 1 है, तो x की पावर में क्या आता था दिस माइनस दिस, तो यहाँ हो जाएगा n इंटू a होता था, तो a की जगह कौन है x है, x की पावर में क्या आता था 0। मैं आपको इस तरीके से हमेशा नहीं बताऊंगा, मैं अभी धीमे धीमे चल रहा हूँ लेकिन बाद में फास्ट चलूंगा, ये सब मैं लिख दूंगा, आपको भी मेरे साथ लिखना होगा। ऑलराइट, अभी मैं बता रहा हूँ दिस माइनस दिस यहाँ लिखते हैं, यहाँ जो रहता है वही लिखते हैं, अब बाद में थोड़ी बताऊंगा यार, नहीं तो फिर फोर्स तो पूरा होते ही रह जाएगा। फिर क्या आएगा nc1, फिर यहाँ 1 टू द पावर व्हाट n माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x टू द पावर 1 प्लस nc2 1 टू द पावर। तो हम लोग ये काम क्यों नहीं करते यार, क्यों लिख रहे हैं 1 टू द पावर n 1 टू द पावर n माइनस 1। हमें जब पता है 1 की पावर कुछ भी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा आएगा क्या 1। तो एक काम भी कर सकते हो आप, 1 को फर्दर मत लिखो, जो चीज काम का है x का पावर लिख लो, x स्क्वायर आएगा, फिर nc3 x4 आ जाएगा, सॉरी x3 आ जाएगा, दिखा क्या, प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही हम nth टर्म तक लिख भी देते हैं ncn, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x टू द पावर n। ठीक है, और जहां जहां 1 है नहीं, जहां जहां 1 दिख रहा है वहां से 1 गायब भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखना कि हमें कैसे गायब किया हुआ है उन चीजों को, क्लियर है क्या। और एक और एक्सपांशन मैं आपसे लिखवाना चाहता हूँ, वो क्या है वो समझो। अगर मैं आपसे बोलूं 1 माइनस एक्स का एक्सपांशन लिखो तो क्या लिखोगे, तो कुछ नहीं करना है, मेरी बात सुनो, इसी की मदद से आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप डॉट 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 लगा दो, nc2 लगाया, nc3 डॉट 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 तो लगाई हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो यहाँ इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ माइनस एक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। तो माइनस एक्स जब यहाँ पुट करोगे तो आएगा क्या, तो माइनस एक्स का स्क्वायर, तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। यानी जहाँ पे इवन पावर है वहां पे क्या करना है, जहां पर इवन पावर है वहां पर वही चीजें आएंगे, लेकिन जहां पर ऑड है वहां के आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसी की मदद से हम लोग फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे आएगा nc0 और x टू द पावर 0 है, तो यहाँ पे माइनस एक्स टू द पावर 0 आएगा, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी वो भी क्या होता है 1 ही होता है, तो इसको भी लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे भी लिख के क्या फायदा, तो प्लस यहाँ पे nc1 है और यहाँ x की जगह क्या आएगा -1, और सॉरी क्या आएगा x की जगह -x आएगा, और यहाँ पावर में कितना है 1 है, तो इसकी वैल्यू तो निगेटिव आएगी ना बच्चों, दिखा गया। तो इसकी वैल्यू प्लस में नहीं माइनस में आएगा nc1x, क्लियर है क्या। और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिवली आएगा nc2x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिवली आएगा nc3x क्यूबिक प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो, अब आप लास्ट टर्म लिखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाओगे कि निगेटिव। अब वो यार n पर डिपेंड करेगा कि n क्या है, अब वो डिपेंड किस पे करेगा, अब वो डिपेंड करेगा कि n है क्या रियलिटी में। तो एक काम करो, यहाँ x है ना, आप अभी माइनस ही सब्स्टिट्यूट करो। मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं थोड़ा नीचे इसको लिख देता हूँ, n को तो वही रहेगा ना, बस यहाँ पे आ जाएगा -x टू द पावर n, ऑलराइट। तो -1 टू द पावर n मैं कॉमन ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, nCn इंटू x इंटू -1 टू द पावर n। अब वो डिपेंड किस पर करेगा, तो क्या मैं डायरेक्टली इसकी जगह ये लिख दूं, देख लो आप समझ लो, आप लिख लेना, ऑलराइट।
तो मैं इसकी जगह डायरेक्टली ये लिख देता हूं एन सी एन एक्स इंटू -1 टू द पावर n। ऑलराइट, यस, क्लियर है क्या? तो यहां पे अब क्या होगा, अब ये किस पे डिपेंड करेगा, अब ये n पे डिपेंड करेगा। तो n अगर इवन है तो पॉजिटिव कर देगा, n अगर ऑड है तो निगेटिव कर देगा, वो n पर डिपेंड करेगा। उतना तो आपको बेसिक नॉलेज है, मैं ये मान करके चल रहा हूँ। ऑलराइट, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ यार, ये एक इक्वेशन आपके सामने गिवन है, ऑलराइट, और ये आपके सामने एक दूसरा इक्वेशन गिवन है। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कर लेंगे क्या हम लोग? बिल्कुल कर लेंगे। ऐड करना है तो कैसे करोगे, तो ये दोनों जब ऐड करोगे तो आएगा क्या, आएगा 1 + x होल टू द पावर n। इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, जब ऐड करोगे तो होगा क्या, जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। मतलब कौन सा टर्म, और फिर ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, वो टर्म कैंसिल हो रहा है जिसका पावर क्या है, ऑड है। दिखा क्या? तो ठीक है, तो ये चीज, ये जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा ना, दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है? MC1 इंटू में x भी है, ध्यान से देखो, MC1 इंटू x, ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगा, ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, NC0, यहाँ पे भी NC0 दो बार आएगा। देखो एक NC0 यहाँ से, एक NC0 यहाँ से, तो 2 पहले निकाल लो ना, यहाँ पे लिख लो NC0। बचेगा क्या, केवल केवल इवन वाला टर्म्स बचेगा। तो यहाँ 2 प्लस NC4 प्लस NC6 प्लस डॉट डॉट डॉट, वहां पे भी आप केवल इवन वाला टर्म लिख सकते हो। ऑलराइट, तो अब आप लोग के दिमाग में आ रहा है सर इवन वाला टर्म आएगा क्या? तो देखो अगर यहाँ पर अगर ये n जो है वो इवन है तब तो आप ये चीज लिखोगे, अगर ऑड है तब ये नहीं लिखोगे क्योंकि ये किसी ना किसी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं इसको यहीं पे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखता क्योंकि वो n पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एक बार ये ऐड किया, यहाँ पे 1 प्लस और भी तो कुछ रहेगा यार, 1 - x टू द पावर n नहीं लिखोगे क्या? दिखा क्या? अरे हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं क्या? बिल्कुल गड़बड़ कर दिया हमने। हमने दोनों इक्वेशन को जब ऐड किया हुआ है बच्चों, तो केवल ये क्यों लिखा है, ये नहीं लिखोगे क्या? ये भी तो लिखो, 1 - x होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 इंटू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस, एक मिनट, 1 कहाँ आता है, 2 आता है, 4 आता है, प्लस डॉट डॉट डॉट। ऑलराइट, और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा, तो जरा ध्यान से देखो, तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा बच्चों? अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो यहाँ माइनस, यहाँ जब माइनस करो तो यहाँ हो जाएगा प्लस, तो ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगा और ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे इवन वाले जो है ना वो कैंसिल हो जाएंगे। जो C के नीचे लिखा हुआ है ना 2 और यहाँ पे जो 2 लिखा है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ का जो ये लिखा हुआ है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मतलब C के नीचे जो लिखा हुआ है, अगर जहां जहां वो इवन है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेंगे क्या, केवल ऑड, और वो भी 2 के मल्टीपल में। तो यहाँ आएगा NC1 प्लस NC3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऑलराइट, एक काम करो, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लो। ऑलराइट, इसे जल्दी से नोट करो। अगर आपने नोट कर लिया होगा तो बताना जरा, नोट कर लिया क्या? नोट हो गया? नहीं हुआ है क्या? आई होप तो आपने कर लिया हो। तो इन फॉर्मूलाज को याद रखना, अगर हम प्लस करते हैं तो वो आता है, माइनस करते हैं तो वो आता है। अब हम लोग बात कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अब हम लोग कुछ बात कर सकते हैं क्वेश्चंस की। बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया ना तो आप ये सारे क्वेश्चंस फोड़ दोगे। ठीक है, ऑलराइट, तो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद है। तो पहला ही क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, लिखना जरा इसको। क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन 1 + 2x + x स्क्वायर, और इसके होल टू द पावर जानते हो कितना दिया है, 20 दिया है। तो अब यार कैसे बताओगे, यहाँ पे आपसे पूछ दिया क्वेश्चन कुछ और, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, इसके होल टू द पावर 20 है। थोड़ा ध्यान से आप लोग लिख लेना,
मैं देखता हूँ आप लोगों को दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। तो कैसे करोगे, कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? देखो कई लोगों ने आंसर दे दिया सर 21 आएगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दो ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉर्मूला है वो केवल तभी एप्लीकेबल है जब दो एलिमेंट ब्रैकेट में हो। यहाँ 3 एलिमेंट है, क्यों कर दिया? ये काम मत करो। अगर आप में शक्ति है तो इसको 2 टर्म्स में बनाओ। तो बना सकते हैं क्या? कोशिश करने की एक बार कोशिश करते हैं। कोशिश करने में क्या आंसर? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल टू द पावर व्हाट 20। तो हमारे जानने में ये लग रहा है कोई फॉर्मूला है, तो हम इसको क्या ये लिख सकते हैं क्या? x प्लस 1 होल स्क्वायर और इसके होल पावर कितना है 20 है। ये लिख सकते थे क्या? बिल्कुल लिख सकते थे। फिर ये 2 इस पे जब इंटू होगा तो क्या आएगा? x प्लस 1 होल टू द पावर 40। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू 41। ठीक है, तो ऐसे जल्दी मत करो। ऑलराइट, कि इसका आंसर तुरंत 21 दे दिया, नहीं गलत हो जाएगा यार, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऑलराइट, हमें इसको 2 टर्म्स में अगर हमारे पास ताकत है तो हम करेंगे कन्वर्ट, नहीं होगा तो कुछ और करेंगे। ऑलराइट, लेकिन हो जरूर जाता है, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं होता है। ठीक है, तो ठीक है, फिर और भी कुछ क्वेश्चंस बेहतरीन करते हैं। ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन था बट फिर भी कंफ्यूज करने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन था। अब देखो हम बात करते हैं कुछ आपसे दूसरे क्वेश्चंस की, नोट करो तो जरा। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन या फिर एक्सप्रेशन आप बोल सकते हो, प्रूव दैट 9 होल टू द पावर n प्लस 1 प्लस 8 n माइनस 9, यहाँ पे माइनस है, ऑलराइट, इज डिविजिबल बाय 64 where n is a positive integer, तो कैसे करें? वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। वैसे तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जब आप 3D में आपको पढ़ाऊंगा 3D, ऑलराइट, तो उसमें भी हम लोग करेंगे, ऐसी कोई बात है नहीं उसका, बट ये थोड़ा सा ज्यादा फेवरेबल तरीका होता है, वो भी बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है, दोनों फेवरेबल होता है। आपको जो अप्लाई करना है आप वो अप्लाई कर सकते हो। पहले क्वेश्चन देखते हैं। बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 64। ये डिविजिबल है 64 से, ऐसा हमें प्रूफ करना है। और बोल रहा है कि n जो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, फिर है तो है, हमें उससे क्या मतलब है? कैसे कर सकते हो? तो हम थोड़ा सा ये कोशिश कर सकते हैं। अगर हम ये आपसे बोले, मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n अगर आप तुम्हारे सामने दिया है तो इसका एक्सपांशन अगर तुम लिखोगे तो क्या होगा? अभी समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों ये लिया हूं। अभी आपको थोड़ी देर बाद ही क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा बताओ तो जरा क्या होता था। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था nc0 प्लस nc1 इंटू में x होता है, प्लस nc2 इंटू में व्हाट x स्क्वायर होता है, प्लस nc3 x में क्यूबिक होता है, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या होता था nCn x टू द पावर n होता था। याद है क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही किया है, याद होगा आपको। तो ठीक है, यहाँ से तो लग नहीं रहा है कि कुछ होगा, लेकिन बहुत कुछ हो जाएगा। अभी देखो, अगर मैं आपसे बोलूं पुट x इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पुट तो करो, समझ में आ जाएगा अभी क्यों किया हमने। बस इतना बताओ ये सही है कि नहीं? सही है ना? तो यहाँ पे 8 की वैल्यू जब आप पुट करोगे ना तो यहाँ आएगा 9 टू द पावर n इज इक्वल्स टू व्हाट? या फिर एक काम भी आप कर सकते हो, यहाँ n मत लो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए। देखो हमने मशक्कत करके 9 टू द पावर n बनाया है ना, लेकिन हमें चाहिए n प्लस 1। यानी ये तरीका थोड़ा फेवरेबल नहीं लग रहा है, बट तरीका फेवरेबल है। यहाँ ध्यान से सुनो, तो n मत लो ना यार। अगर यहाँ n होता तब n लेते तो समझ में आता, लेकिन n प्लस 1 है तो n प्लस 1 लो। तो n प्लस 1 जब लोगे तो जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां क्या आ जाएगा? n प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी n प्लस 1 कर लो। जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां वहां क्या हो जाएगा? n प्लस 1। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? n प्लस 1। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? दोनों साइड n प्लस 1 ही हो जाएगा। n प्लस 1 और यहाँ पे n प्लस 1 और यहाँ पे n प्लस
1 दिखा क्या? तो यहाँ पे अगर आप जब x की जगह जब आप 8 पुट करोगे तो क्या आएगा 9 होल टू द पावर n प्लस 1, ऑलराइट। और इसका क्या हो जाता है वैल्यू समथिंग टू द समथिंग सी 0 कितना होता है 1 होता है, याद करो यार, याद है, याद होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं आपको। अब देखो कैसे करते हैं। आई होप तो मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर दिया, क्या गलत नोट कर दिया लग रहा है। एनीवे जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग शायद चेंज, या फिर यहाँ पे 9 होगा या फिर 1 होगा, दोनों में से कुछ होगा। एनीवे अभी हम लोग देख लेंगे, जस्ट चिल। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपने x की जगह 8 तो पुट कर दिया और हमें पता है कि NC1 अगर आपके सामने दिया तो n इसकी वैल्यू आती है, तो यहाँ पे n की जगह क्या है n प्लस 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी n प्लस 1 हो जाएगा, ऑलराइट। ओके, और यहाँ पे एक काम करो, ये 8 स्क्वायर है, फिर 8 टू द पावर क्यूबिक है, दिख रहा है क्या? यहाँ पे आप x की जगह 8 पुट करोगे तो 8 स्क्वायर 8 क्यूबिक 8 टू द पावर n प्लस 1, तो एक काम करो 8 स्क्वायर कॉमन ले लो, अभी आपको समझ में आएगा क्यों कॉमन लिया। n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3 प्लस डॉट डॉट डॉट, दिखा क्या? अब यहाँ जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ आएगा 8n और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 8, तो ये प्लस 8 और ये प्लस 1 क्या हो जाएगा 9। तो ये जो टर्म है उसको आप LHS में लेकर के आओ, तो जब आप लेकर के आओ तो 9n प्लस 1 और ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये बच जाएगा। तो 64 इंटू में व्हाट, ये आपको बताया था मैं लास्ट लेक्चर में कि ये कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता है। इसका आंसर जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है ना उसकी वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती, कभी निगेटिव नहीं होती। तो ये 64, तो क्या मैं इंटू में ये लिख सकता हूं, ये क्या लिखा हुआ है पॉजिटिव नंबर, ठीक है क्या? तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या यही चीज है क्या, एग्जैक्टली वही चीज मैंने लिख दिया यहाँ पे। और ये क्या आ रहा है 64 का मल्टीपल, यानी ये क्या है 64 का मल्टीपल है। जब 64 का मल्टीपल है तो क्या वो 64 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा यार, बोल तो रहा है, वही तो आपको प्रूफ करना था। 64 से डिविजिबल है क्या? तो बिल्कुल है। 64 से डिवाइड करो, डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वैसे फ्रेमिंग तो इसका बहुत अच्छा है। और अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हो तो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कोई बहुत ज्यादा टफनेस भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर थोड़ा सा भी बुद्धि आप लगाओगे तो आप इसको प्रोसीड कर सकते हो, ऑलराइट। तो काम करते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन था, कैसे मैंने प्रोसीड किया, क्यों ये यूज किया, आई होप आपको क्वेश्चन करते समय आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में सर आपने 1 प्लस एक्स ही क्यों लिया, आप 1 माइनस एक्स भी तो ले सकते थे, तो क्यों लेता, कोई फायदा नहीं होता, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता। अगर 1 माइनस एक्स लेता ना तो होता क्या, तो आपके दिमाग में आता क्या 1 माइनस एक्स, यहाँ पे लाना क्या है 9 और यहाँ पे क्या है n प्लस 1 होल टू द पावर। तो अब आप कहोगे सर एक काम करो -8 पुट कर दो ना, -8 तो -8 पुट कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे ऑड है वहां फालतू में ही माइनस क्वांटिटी आ जाएगा, फालतू में हमारा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा प्लस के साथ ही खेलते हैं, ऑलराइट। खतरों खिलाड़ी बनने की हमें क्या जरूरत है भाई, जब हमारा सिंपली जब आंसर आता है। तो वैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आप स्टेप्स को याद रख सकते हो कि क्या चीज हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाता है, ऑलराइट। तो आई होप तो आपके समझ में आ गया होगा कि हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऑलराइट। बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं आपके स्कूल में भी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हो ना तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है वो कर लें कि क्या करें, पहले कर लेते हैं थ्योरेटिकल पार्ट। क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे सकता हूँ, समझो जरा थ्योरेटिकल पार्ट में क्या बता रहा हूँ। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, लेट अस सपोज अगर आपके सामने दिया हुआ है कि भैया 1 प्लस नहीं x प्लस a होल टू दी पावर n है, तो मैं आपको बताया हूँ कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स इसमें होते हैं। ये बात तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया है, क्लियर है क्या? तो ठीक है, फिर ये तो एज अ नॉर्मल की बात थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं x प्लस a होल टू दी पावर अगर आपके सामने 5 है तो इसका नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा 6 आएगा। तो अगर मैं उस टर्म्स को इस तरीके से बनाऊं 1 2 और या फिर एक काम करो यहाँ 4 लिख लो, 4 अगर लिखोगे तो कितने टर्म्स आएंगे 5, तो एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, मैंने इस तरीके से बनाया है, आप बना सकते हो। जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मिडल
टर्म, मिडल टर्म, ठीक है, इसे आप हेडिंग डालो, मिडल टर्म पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान देना, जब यहाँ पावर 4 था तो कितने टर्म्स आए? 5, 1 2 3 4 5। अब मैं आपसे पूछूं इन सब में मिडल टर्म कौन सा है, मतलब मिड वाला कौन सा है, तो आप सब लोग बताओगे कि सर यही वाला है। बिल्कुल वही है, ऑब्वियस सी बात है, सब लोग जानते हैं वही है। तो मैं चाहता हूं ना एक ऐसा जनरल फॉर्मूला बता दो ताकि यहाँ पर कुछ भी रहे तो हमें बार बार ये बॉल्स की तरफ बनाना ना पड़े, टर्म्स ना लिखना पड़े कि हाँ मिडल टर्म बताना। अब जैसे मान लो कोई बड़ा सा क्वेश्चन आ गया 4 की जगह कुछ और दे दिया तो आपसे पूछे कि मिडल टर्म क्या है, तो अब क्या बनाते चलोगे क्या? नहीं, हमें तुरंत आंसर बताना है। इतना टेक्नोलॉजी का जमाना है, इतना मतलब हाईएस्ट है, तो हमें कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ फॉर्मूला ऐसा मिलना चाहिए जिससे कि हमारा काम बन जाए। तो काम बनता है, देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ लिखा था 4, ठीक है, मुझे जानकारी किस किस चीज के बारे में है मुझे पहले वो बताओ। आप पहले एक काम करो, आपको ये पता है छोटा सा टर्म ये तो तब तो आप बता दिए कि हाँ सर यही होगा, ठीक है बता दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं यार कौन सा टर्म है ये, तो इधर से हम लोग गिनेंगे 1 2 3, आप कहोगे सर थर्ड टर्म है ये, यही तो कहोगे। अरे क्या कहोगे, यही तो कहोगे बच्चों। तो यहाँ से ठीक है, तो इसका कुछ खास काम है नहीं। या जब मेरे पास यहाँ पे 4 था तो टर्म 5 आया, मिडल टर्म ये आया, तो आया कैसे होगा? तो अगर मैं आपसे बोलूं एक काम करो, जितना पावर दिया था ना उसका हाफ करो, ठीक है, तो ये सेकेंड टर्म पे आओगे प्लस 1 कर दो, दिखा गया। ये कौन सा टर्म है? ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म कैसे आ सकता है? 5 को 2 से तो डिवाइड करोगे नहीं, होगा क्या डिवाइड? नहीं। तो हमें यहाँ पे ये दिमाग लगा कि चलो यहाँ पे पावर 4 है ना, तो 4 का आधा किया तो 4 का आधा करने पे 2 आएगा, तो सेकेंड टर्म प्लस 1 करेंगे तब तो जाकर ये टर्म, यानी थर्ड टर्म तब आएगा। तो ये किसी के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन तब जब यहाँ पर क्या है, इवन है। तो यहाँ पे एक पहला प्रॉपर्टी, पहला पॉइंट लिख लो, इफ n is even, if n is even, then middle term is, उसे आप नोट कर लेना, then middle term is what? n by 2 plus 1, क्लियर है क्या? तो मिडल टर्म क्या हो जाएगा? n plus 1 by 2। इसके लिए मैंने क्या लिखा था? 4 by 2 करो प्लस 1, वनथ टर्म, क्लियर है क्या? लेकिन अगर n यहाँ पे ऑड की जगह, सॉरी इवन की जगह ऑड होता तब हम लोग क्या कहते? तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनने वाली बात है। तो एक काम करता हूँ, मैं ऐसे इरेज करता हूँ, आप नोट कर लिए होगे, मैं ये मान करके चल रहा हूँ। ऑलराइट, तो एक काम करता हूँ, अब यहाँ पे x प्लस ए लिख करके होल टू द पावर कितना कर देता हूँ? 5 कर देता हूँ। तो यहाँ पे टर्म कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो मैं आपसे पूछूं इसमें मिडिल टर्म क्या है, तो आप या तो मुझे ये बताओगे या तो ये बताओगे। ऐसा तो नहीं कहोगे ना सर ये दोनों मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म कोई एक ही होता है, ठीक है। तब आप ये कहोगे सर इसके बीच वाले ले लो, तो ये मिडिल टर्म बीच वाला क्या, कुछ दे ही नहीं रहे हो, तो कोई तो दो। तो यानी हमारे हिसाब से क्या हो रहा है, हमारे हिसाब से या तो ये होगा या तो ये होगा। तो ये आएगा कैसे? ये कुछ तो तरीका होना चाहिए ना आने का, कैसे आएगा? तो हमारे दिमाग में आ रहा है या तो थर्ड टर्म इधर से गए तो 1 2 3, या तो थर्ड टर्म वाला हो सकता है या तो फोर्थ टर्म वाला हो सकता है। अच्छा ठीक है सर। तो यहाँ पे दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे दिमाग में मेरे कुछ इस तरीके का आ रहा है, n प्लस 1 बाई 2 अगर आप करो, n प्लस 1 बाई 2 मतलब 6 बाई 2। अगर आप यहाँ पे, या फिर ये सोचो 5 प्लस 1 बाई 2 अगर मैं करूँ तो 5 प्लस 1 बाई 2, तो 5 प्लस 1 वॉट 6, 6 बाई 2 वॉट 3। तो यहाँ पे थर्ड टर्म पे मिल रहा है, तो और मुझे फोर्थ टर्म पे भी तो मिल रहा है, तो कुछ मत करो, तो यही चीज जो लिखी हो ना वही चीज एक बार और लिखो, 5 प्लस 1 बाई 2 और यहाँ पे फिर से प्लस 1 कर दो। तो यानी या तो थर्ड टर्म वाला, या तो थर्ड वाला टर्म हो सकता है आपका मिडिल टर्म, या तो फोर्थ वाला टर्म हो सकता है मिडिल टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी समझ में आ रहा है क्या? मैंने क्या बोला, अगर आपके सामने पावर ऑड तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? 6 आएंगे ना, 5 पावर है तो उसमें मिडिल टर्म या तो ये हो सकता है या तो ये। तो इधर से काउंट किया तो ये थर्ड टर्म पे आ रहा है, ये फोर्थ टर्म पे आ रहा है, तो थर्ड टर्म कैसे आ सकता है? तो दिमाग लगाया, इसकी पावर n है,
क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे n+1 करके अगर 2 करते हैं तो थर्ड टर्म आ रहा है, देखो 3 आ रहा है ना, तो यानी n+1/2 आपको करना है, और फोर्थ टर्म भी हो सकता है, तो इसे n+1/2 तो करो ही साथ साथ, अभी तो तुम यहीं तक पहुंचे ना, तो ये भी हो सकता है, तो काम करो एक टर्म हमने और बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 1th th भी लगा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एक और हमें जानकारी मिला, क्या मिला, इफ n is odd then middle term is what? तो मिडल टर्म क्या होगा, दो ठे आएंगे, क्या आएंगे, n+1/2 और n+1/2 + 1। नोट कर लो जल्दी से, ये आपसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो इससे अच्छा हमें पहले से पता है तो हम लोग कर पाएंगे ना। तो नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वैसे ये, क्लियर है क्या? तो जितना हमें थ्योरी आज कवर अप करना था उतना तो मैं कर चुका हूँ, ऑलराइट। तो अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आई होप तो आपने समझ में आया है। अगर आपने कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार और मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ, नो प्रॉब्लम, ऑलराइट, ओके। तो फिर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो देख लेते हैं, और जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए हमें थोड़ा सा एक जनरल टर्म पढ़ना पड़ेगा। तो एक काम करो, लगता है आज क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, कल ही कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट आज का है वो कवर अप कर लेते हैं। जनरल टर्म ध्यान से देखना तो जरा, अगर मैं आपसे बोलूं x + a होल टू द पावर, अगर n होता है, दिख रहा है, देखो x + a होल टू द पावर 1, अगर आपको a नहीं रखना है, आपको y रखना है, तो y रख लो, इस बार y रखो तो क्या आएगा, nc0। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ n y टू द पावर 0 प्लस nc1 x टू द पावर n-1 इंटू y टू द पावर 1। आपको भी ऐसे लिखने आना चाहिए, nc2 x टू द पावर n-2 इंटू y स्क्वायर, ठीक है। प्लस करते हुए डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ncn x टू द पावर 0 इंटू y टू द पावर n, ऑलराइट। तो अब मैं आपसे एक चीज ऑब्जर्व करने के लिए कहूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा। तो अगर मैं आपसे बोलूं यार फर्स्ट टर्म क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट टर्म क्या है, तो ये है फर्स्ट टर्म, जरा लिखो तो जरा, nc0 x टू द पावर n इंटू y टू द पावर 0। अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड टर्म क्या है, तो आप मुझे क्या बताओगे, nc1 x टू द पावर n-1 इंटू y टू द पावर 1। अगर मैं आपसे ये लास्ट टर्म लिख रहा हूँ मैं, फिर एक बार और जो इम्पोर्टेंट चाहिए वो बताऊंगा मैं आपको। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ थर्ड टर्म लिख करके मुझे बता दो, तो यहाँ पे आता है nc2 x टू द पावर n-2 इंटू y टू द पावर 2, ठीक है। ऑब्जर्व अब करना है, जब यहाँ पे फर्स्ट टर्म मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ 0 आ रहा है, यानी ये जब, जैसे कि नहीं कहते हैं एक कदम आप पीछे चल रहे हो, आई मीन एक कदम कोई पीछे चल रहा है, ये जब पहले पे पहुंच रहा है तो ये 0 है। मतलब जब हम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो c के जो नीचे लिखा वो क्या लिखा है, 0 लिखा है। फर्स्ट टर्म में ये क्या है, 0 है, ठीक है। जब ये फर्स्ट टर्म है तो 0 है, और जब सेकंड टर्म है तो क्या है, ये 1 है, मतलब एक उससे कम है, एक इससे कम है। जब थर्ड टर्म की बात कर रहे हो तो क्या है, 2 है। यानी अगर मैं फिफ्थ टर्म की बात करूंगा तो c के नीचे क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, सिक्स टर्म में 5 लिखोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये कौन सा टर्म है, nth टर्म है, nth टर्म है, नहीं nth टर्म नहीं, ये n+1th टर्म है, आप ये कह सकते हो। अगर आपने उतना तो मत सोचो, उतना भी मत सोचो, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। ये समझ में आ रहा है, फर्स्ट टर्म में 0, सेकंड टर्म में 1, थर्ड टर्म में 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कोई rth टर्म है, कोई भी rth टर्म आपके सामने दिया है, कोई भी rth टर्म या फिर r+1th टर्म, अब मैं जनरल टर्म लिखने जा रहा हूँ, तो अगर आपके सामने टर्म ये वाला आ जाए, टर्म r+1, तो आप इसके लिए क्या लिखोगे, यहाँ पे r+1 है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है क्या, तो ये r+1, तो मुझे पता है n तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, c। और मैंने यहाँ देखा, जब मैं फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ तो यहाँ 0 आ रहा है, मतलब एक उससे कम, 2 है तो एक इससे कम, 3 है तो एक इससे कम यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ जब tr+1 है तो इससे एक कम क्या होगा, r होगा। r+1 में से जब एक कम करोगे तो क्या आएगा, r आएगा।
तो यहाँ पे इनडायरेक्टली कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। ठीक है, अब x के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो x का पावर कैसे आएगा, x तो आएगा, फिर x के पावर में कितना आएगा, n माइनस जीरो, मतलब दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, n माइनस r, ये हम लोग ऑब्जर्व किए। फिर y की पावर में कितना आ रहा है, जितना c की पावर नीचे लिखा है, c के नीचे लिखा है। y की पावर कितना है, जितना c के नीचे लिखा है, y की पावर दिस, तो c के नीचे लिखा हुआ है। तो y की पावर कितना आएगा, जो c के नीचे लिखा होगा, c के नीचे क्या लिखा है, r लिखा है। तो ये आपका जनरल टर्म है जो कि आपको बेसिकली याद रखना पड़ेगा। आई होप तो आपको जनरल टर्म समझ में आया। मैंने थोड़ा सा इसको ऑब्जर्वेशन किया, फर्स्ट टर्म में यहाँ 0 होता है, सेकंड टर्म में यहाँ 1 होता है, मतलब एक कम होता है। तो r प्लस 1 टर्म की जब मैं बात किया तो यहाँ पे क्या है, r, क्यों, क्योंकि एक टर्म कम है, एक कम है ना। और यहाँ पे x की पावर में कैसे आता है, दिस माइनस दिस, y की पावर कैसे आएगा, दिस। ऑलराइट, तो ये हम लोग का जनरल टर्म है जो कि आपको बेसिकली नोट करना है। काम कर लो, इसे नोट कर लो। फिर हम लोग मिलेंगे कुछ अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो काम करो, इसे आप जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।